6 सितंबर 1992 को कुछ शिकारी अलास्का के जंगल में एक छोड़ी हुई बस तक पहुंचे। बस के अंदर एक स्लीपिंग बैग था और उसके भीतर एक युवा पुरुष का शव पड़ा था। शरीर बहुत दुबला पतला हो चुका था। उसका वजन केवल 30 किलोग्राम रह गया था। डॉक्टरों की जांच से पता चला कि उसकी मृत्यु 2 सप्ताह पहले भूख से हुई थी। उसके पास एक डायरी मिली जिसमें उसने जंगल में अकेले बिताए अपने अनुभव लिखे थे। बाद में यही डायरी एक उपन्यास और फिल्म का आधार बनी और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। वह दुनिया भर के पैदल यात्रियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उसका नाम था क्रिस्टोफर जॉनसन मैककैंडलेस। क्रिस एक संपन्न परिवार से था, लेकिन वह धन का लोभी नहीं था। वह एक पुरानी सेकंड हैंड कार चलाता था और पूरी छात्रवृत्ति के सहारे प्रसिद्ध एमोरी विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। यदि वह चाहता तो अपने अंकों के बल पर हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रवेश पा सकता था। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद उसने वह उज्जवल भविष्य ठुकरा दिया जिसका लोग सपना देखते हैं। क्रिस ने कॉलेज के दौरान बचाए गए $24,000 दान कर दिए। उसने अपने सभी पहचान पत्र नष्ट कर दिए। उसने वह काम किया जिसे बहुत लोग करना तो चाहते हैं पर जीवन भर नहीं कर पाते, सादा जीवन अपनाकर प्रकृति की ओर लौट जाना। 1990 की गर्मियों में वह बिना बताए घर से चला गया। उसकी सबसे करीबी बहन कैरन को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह पश्चिम की ओर निकल पड़ा। उसके मन का लक्ष्य था अलास्का का विशाल जंगल। एरिजोना के रेगिस्तान में उसे अचानक आई बाढ़ का सामना करना पड़ा, पर वह बच गया। उसने अपनी पुरानी गाड़ी वहीं छोड़ दी, नंबर प्लेट उतार कर फेंक दी और अपने पास का सारा नकद जला दिया। उसने अपने पुराने जीवन और भौतिक सुखों को अलविदा कह दिया। उसने अपना नया नाम रखा एरिजोना सुपर ट्रैम्प। यहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत हुई। लोगों को उसका यह कदम गैर जिम्मेदार या जोखिम भरा लग सकता था, लेकिन इसकी जड़ उसके बचपन में थी। बाहर से उसका परिवार समृद्ध दिखता था, पर घर के भीतर तनाव और हिंसा थी। उसके पिता का व्यवहार कठोर था और बचपन का वातावरण सुखद नहीं था। बड़े होने पर उसे पता चला कि उसके माता पिता का वैवाहिक जीवन भी जटिल था। इन बातों ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। क्रिस को लगता था कि धन और दिखावे ने परिवार के स्नेह को ठंडा कर दिया है। समाज जिन बातों को सफलता मानता है, पैसा, पद और प्रतिष्ठा, वही बातें उसके लिए एक पिंजरे जैसी थीं। प्रकृति में उसे पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। 1990 के अगस्त में वह उत्तरी कैलिफोर्निया से पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। इसी दौरान उसके माता पिता को समझ आया कि उनसे संपर्क टूट चुका है। वे अटलांटा पहुंचे, जहां पता चला कि वह 2 महीने पहले ही अपना कमरा छोड़ चुका था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुछ समय बाद उसकी छोड़ी हुई कार मिल गई। किसी संघर्ष का निशान नहीं था। तब उसके माता पिता को समझ आया कि वह जानबूझकर सबसे दूर जाना चाहता है। आगे की यात्रा में उसकी मुलाकात रैनी और जैन नाम के एक दंपति से हुई जो कार से घूमते रहते थे। उनकी उम्र उसके माता पिता के बराबर थी, पर उनके साथ उसे अपनापन महसूस हुआ। वे साथ घूमे, बातें की और हंसे। उनके विचार मिलते थे। क्रिस को उनमें मित्रता और स्नेह दोनों मिला। वह इस संबंध से जुड़ गया, पर वह जानता था कि उसका सपना अभी अधूरा है। उसे अंततः अलास्का के जंगल की ओर बढ़ना ही था। क्रिस फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। सड़कें, पहाड़, घास के मैदान और धूप उसके साथ थे। जब समय सितंबर में पहुंचा, क्रिस दक्षिण डकोटा राज्य में आया। यह अमेरिका के मध्य का विशाल मैदान है। जहां तक नजर जाती है वहां सुनहरे गेहूं के खेत दिखाई देते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात एक किसान वैन से हुई। वैन के खेत में उसने फसल की खुशी को महसूस किया। यह सख्त स्वभाव वाला आदमी उसके लिए बड़े भाई जैसा बन गया। जब वैन को पता चला कि क्रिस का लक्ष्य अलास्का का जंगल है, तो उसने उसके लिए एक बंदूक खरीदी। साथ ही एक अनुभवी शिकारी को बुलाकर जंगल में रहने की जरूरी बातें सिखाईं। खेत की फसल अभी पूरी तरह कटी भी नहीं थी कि वैन को उपग्रह टीवी के व्यापार के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाते समय भी वह क्रिस को याद दिलाता रहा कि वसंत आने तक अलास्का मत जाना। लेकिन वैन के बिना वह खेत अब क्रिस को आकर्षित नहीं करता था। वैन द्वारा दिए गए मेहनताने के साथ वह फिर यात्रा पर निकल पड़ा। जब क्रिस कोलोराडो राज्य पहुंचा तो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राकृतिक चुनौती स्वीकार की। वैन के दिए हुए चेक से उसने एक छोटी नाव खरीदी। बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा साधनों के वह तेज बहाव वाली कोलोराडो नदी में उतर गया। क्रिस ने उफनती लहरों पर जीत हासिल की। वह दुनिया के सबसे भव्य दृश्यों में से एक ग्रैंड कैनियन की घाटी से बहता हुआ आगे बढ़ा। फिर वह हॉर्स शू बैंड से गुजरा, हूवर बांध को पार किया और दक्षिण की ओर चलता रहा। 1990 के दिसंबर की 2 तारीख को वह कॉर्टेस सागर पहुंचा, जिसे कैलिफोर्निया की खाड़ी भी कहा जाता है। यह दुनिया में सबसे अधिक प्रकार की व्हेल और डॉल्फिन का घर है। वह मोरेलोस
बांध के जल मार्ग से मेक्सिको में दाखिल हुआ। फिर नाव को रेगिस्तान के पार घसीटते हुए अंत में गोफर खाड़ी पहुंचा। समुद्र किनारे एक चट्टान की गुफा में उसने 36 दिन बिताए। फिर एक तूफान उसकी नाव को बहा ले गया। अब उसे अपनी यात्रा की नई योजना बनानी पड़ी। वह उत्तर की ओर मुड़ा और मेक्सिको अमेरिका सीमा तक पहुंचा। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वह कानूनी रूप से अमेरिका वापस नहीं जा सका। रात के अंधेरे में वह चुपके से कैलिफोर्निया जाने वाली मालगाड़ी पर चढ़ गया। जब वह फिर से सभ्यता में लौटा तो लॉस एंजलिस की ऊंची इमारतें और तेजी से भागते लोग उसे अजनबी और डरावने लगे। उसने रेस्तरां में सजे धजे लोगों को देखा। क्या वह भी कभी ऐसा ही बनना चाहता था? यही तो जीवन था जिससे वह भागा था। उसके मन में घृणा और डर भर गया। वह उसी रात फिर से ट्रेन पर चढ़कर इस लोहे और सीमेंट के शहर से दूर चला गया। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। रेलवे के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। फिर भी कैलिफोर्निया की धूप ने जल्द ही उसके घाव भर दिए। कई महीनों की यात्रा के बाद वह 1991 के दिसंबर में अमेरिका के अंतिम मुक्त स्थल स्लैब सिटी पहुंचा। अजीब संयोग से उसकी मुलाकात फिर से जेन और रैनी से हुई। वहीं उसकी पहचान एक युवती ट्रेसी से भी हुई। वह सुंदर, मासूम और उत्साही थी। उसने किशोर प्रेम के हर सपने को सच कर दिया। वे सब मिलकर बुजुर्ग नाइट की बातें सुनते, जो साल्वेशन माउंटेन बनाने की कहानी सुनाता था। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपने हाथों के निशान छोड़े। डूबते सूरज की रोशनी में साथ टहलते हुए वे बहुत सुंदर लगते थे। यह समय क्रिस के जीवन का सबसे गर्म और स्नेह से भरा समय था। जेन और रैनी जैसा अपनापन और ट्रेसी का मधुर प्रेम, यह सब उस रेगिस्तान में आम बात थी। जब लोग बड़े शहरों के तनाव और बंधनों से थककर यहाँ आते हैं तो उनके दिल की सच्चाई और स्वतंत्रता यहीं खुलकर सामने आती है। लेकिन यह स्थान भी क्रिस की आत्मा की खोज का अंतिम पड़ाव नहीं था। उस रात उसने ट्रेसी की आंखों में गहराई से देखा। दोनों ने साथ में आखिरी गीत गाया। यहाँ विदाई आम बात थी, फिर भी दर्द देती थी। लोग रुकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं अपने जीवन के अगले स्वतंत्र किनारे की तलाश में। क्रिस भी आगे बढ़ने वाला था। सबसे पहले एक कदम बढ़ाना ही होता है। जेन ने क्रिस को सॉल्टन सिटी तक छोड़ा। क्रिस जेन के हाथ से बुनी हुई टोपी पहनकर अंसा बोरेगो रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। 1992 के जनवरी महीने में क्रिस की मुलाकात अंसा बोरेगो रेगिस्तान के नेकेड हॉट स्प्रिंग कैंप के पास रॉन नाम के एक बुजुर्ग से हुई। रॉन एक पूर्व सैनिक था जिसने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। दोनों की पहली ही मुलाकात में गहरी दोस्ती हो गई। करीब 2 महीने से भी ज्यादा समय तक क्रिस रोज पहाड़ चढ़कर अपनी ताकत बढ़ाने की कसरत करता था और बाकी समय रॉन के साथ बिताता था। रॉन ने उसे चमड़े का काम करना सिखाया। बदले में क्रिस की सच्ची और साफ दिल वाली भावना ने उस बूढ़े इंसान के दिल में जीवन के प्रति फिर से उत्साह जगा दिया। क्रिस ने अपनी यात्रा के रोमांच को एक चमड़े की बेल्ट पर उकेरना शुरू किया। उस समय उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यही बेल्ट जल्द ही उसके जीवन के आखिरी दिनों तक उसके साथ रहेगी। 22 मार्च की रात करीब 3:30 बजे क्रिस बिना भावुक विदाई के चुपचाप निकल जाना चाहता था। लेकिन रॉन को पहले ही इस पल का एहसास हो गया था। वह जानता था कि वह क्रिस को रोक नहीं सकता, इसलिए उसने पहले से ही अलास्का के जंगलों में काम आने वाले जरूरी सामान उसके लिए तैयार कर दिए थे। गाड़ी अंधेरी रात से चलकर सुबह तक पहुंची। गाड़ी में बैठे बूढ़े और जवान दोनों चुप थे। रॉन ने क्रिस को रेगिस्तान की सीमा तक छोड़ा। आखिर विदाई का समय आ ही गया। रॉन की आंखों से आंसू बह रहे थे। धुंधली नजरों के बीच उसने क्रिस को दूर जाते देखा। 1992 के अप्रैल महीने में ट्रेन क्रिस को कनाडा के इलाके में लेकर गई। 2 दिन बाद लिफ्ट लेकर वह फेयरबैंक्स पहुंचा। पूरे 2 साल की यात्रा के बाद वह आखिरकार अलास्का पहुंच गया। थोड़ा सा खाना और वहां के पौधों के बारे में एक किताब लेकर क्रिस अकेले ही अपने सपनों की जगह अलास्का के जंगलों में प्रवेश कर गया। उसने बर्फ से ढके मैदान पार किए, नदियां पार की और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची छोटी डेनाली पर्वत के क्षेत्र में पहुंच गया। वहीं उसे एक छोड़ी हुई पुरानी बस मिली। उसने उसका नाम मैजिक बस रखा और वहीं रहने लगा। बाद में यही बस आजादी चाहने वाले कई यात्रियों के लिए एक खास जगह बन गई। सफेद बादल, नीला आसमान और बर्फीले पहाड़ों के बीच क्रिस हिरणों के झुंड के पीछे खुले जंगल में दौड़ता था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया की गंदगी से भरी उसकी आत्मा धीरे धीरे साफ हो रही है। जंगल में उसका जीवन बहुत सरल और सादा था। वह किताबें पढ़ता और शिकार करता, लेकिन शिकार का ज्यादा अनुभव न होने के कारण वह ज्यादातर छोटे जानवर ही पकड़ पाता था जिनसे बस पेट भर सके। एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने एक बड़ा मूस हिरण मार गिराया। उसे लगा कि अब खाने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसने खेत में सीखी हुई विधि के अनुसार मांस को धुएं से सुखाकर सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। कुछ
कुछ ही दिनों में सारा मांस सड़ गया। वह लाचार होकर देखता रहा जब भेड़िए और चील उस सड़े हुए मांस को खा गए। मैजिक बस में 9 हफ्ते बिताने के बाद क्रिस ने अपनी डायरी में लिखा, जब सुबह होती है मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं एक नई और अलग दुनिया की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा इस जगह से जुड़ा रहेगा। यह सांस लेने जितना स्वाभाविक है और दुख जितना सच्चा। मैं इस समझ को अपने दिल में बसाकर जा रहा हूँ। यहाँ से जाना मुझे और मजबूत बना रहा है। मेरे मन में एक विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो मुझे एक दिन फिर यहाँ लौट आएगा। जब मैं इस धरती पर चलता हूँ मेरी इच्छाएं आती जाती रहती हैं। मैं घायल हुआ था, लेकिन अब मेरे घाव भर चुके हैं। मैं अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, एक साफ और निश्चित लक्ष्य की ओर। क्रिस की आत्मा का बदलाव पूरा हो चुका था। अब समय था असली दुनिया में लौटने का। लेकिन एक तेज बहती हुई बड़ी नदी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपनी टोपी से बनाए गए निशान को देखा जो उसने आते समय लगाया था। उसे यकीन हो गया कि वह रास्ता नहीं भूला है, बल्कि नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। उसने नदी की गहराई जांचने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा। बहुत कोशिश के बाद वह किनारे पर वापस आया। अब उसे समझ आ गया था कि वह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। मैजिक बस में वापस लौटने के बाद क्रिस को अकेलापन और डर ने घेर लिया। उससे भी बुरा यह था कि आने वाले दिनों में शिकार मिलना बहुत कम हो गया। लंबे समय तक भूखा रहने से उसकी बेल्ट में छेद बढ़ते गए, क्योंकि उसका शरीर लगातार दुबला होता जा रहा था। उसका मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब किताबें पढ़ना भी उसके मन की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा था। आखिर एक दिन उसने गलती से जहरीले पौधे की जड़ खा ली और वह गिर पड़ा। हालांकि जीने की तीव्र इच्छा ने उसे कुछ समय तक संभाले रखा, लेकिन वह इतना कमजोर हो चुका था कि बाहर जाकर शिकार करना उसके लिए संभव नहीं रहा। जंगली जानवर भी उसके पास नहीं आते थे। वह हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी आत्मा जो कभी जंगल की पवित्रता से साफ हुई थी, अब उसी जंगल में फंस गई थी। 1992 के अगस्त महीने की 18 तारीख को वह दिन भी आ गया। क्रिस ने बची हुई थोड़ी ताकत से अपने शरीर को साफ किया। कांपते हाथों से उसने अपने जीवन के आखिरी शब्द लिखे। फिर वह कठिनाई से अपने स्लीपिंग बैग में घुसा और मौत का इंतजार करने लगा। क्रिस की कहानी को लेकर लोगों की राय हमेशा 2 हिस्सों में बंटी रही है। कुछ लोग उसे स्वार्थी कहते हैं। उनका मानना है कि उसने अपने परिवार और दोस्तों की जिम्मेदारी नहीं निभाई और प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज किया। लेकिन कुछ लोग उसे दिल से प्यार करते हैं। बंधनों को तोड़कर आजाद भटकने की उसकी हिम्मत ने अनगिनत युवाओं को अपने सपनों के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। जहां तक मेरी बात है, मैं उसके बारे में कोई फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि कई बार मेरे मन में भी सब कुछ छोड़कर निकल जाने का विचार आया है। लेकिन वह सिर्फ एक विचार ही रहा। मैं आजादी चाहता हूँ, लेकिन निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्रिस और उन लोगों की तुलना में जो सच में खुले आसमान के नीचे आजाद घूमते हैं, मैं खुद को कमजोर मानता हूँ। इसलिए मैं न तो उसे जज करना चाहता हूँ और न ही खुद को उसके लायक समझता हूँ। अंत में इस फिल्म के निर्देशक शॉन पेन के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि वह क्रिस की कहानी इसलिए लोगों तक पहुंचाना चाहते थे क्योंकि इस लड़के के अंदर कुछ चमकता हुआ था। अपने छोटे से जीवन में उसने इतने गहरे और अलग अनुभव पाए कि यह बात उन्हें बहुत प्रभावित करती है। सच कहूं तो मुझे भी यह बात बहुत प्रभावित करती है। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे।